हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका जो यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। पिछले कई लेक्चर्स में हम सीक्वेंस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आप सब पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं नोट कराऊंगा उन सभी चीज़ों को आप सभी को लिखते चलना है। हम मैथमेटिक्स के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन अगर आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। वहाँ पर हम केमिस्ट्री के क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं समझना कि ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। हम लोग पिछले दो लेक्चर्स में यह समझ चुके हैं कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। इन दोनों टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी बहुत सारा बात कर चुके हैं। इसमें हम इसके कई एग्जांपल्स पर भी बात कर चुके हैं। इसमें लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम समझते हैं कि ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस किस खेत की मूली है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखो, बहुत ही नॉर्मल शब्दों में और बहुत ही आसान शब्दों में इसका डिफिनीशन कहता है कि किसी भी सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि वह ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है अगर वह सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को ही हम कहेंगे ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी सीक्वेंस हमें दिया जाता है, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है an, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के पास ना तो लिमिट हो, ना ही लिमिट हो, और ना ही यह प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट पर कन्वर्ज कर सके। मतलब ये दोनों प्रकार के सीक्वेंस से विपरीत या इससे अलग एक प्रकार का सीक्वेंस होता है। अगर इसी सीक्वेंस के पास लिमिट होता तो हम जानते हैं कि यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता। लेकिन अगर इसी सीक्वेंस के पास, अगर इस सीक्वेंस को हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करते और अगर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हमें मिल जाता तो इस सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते। लेकिन ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस उस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहते हैं जो ना तो लिमिट को कंटेन करता हो और ना ही प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट पर जाता हो। यानी कि वह इन दोनों प्रकार का ही सीक्वेंस ना हो, तो उसी को ही हम कह देंगे ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। बहुत सारे बुक्स में आप सभी को देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिखे होते हैं उसके नीचे एक छोटा सा लाइन लिखा होता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो वह डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। लेकिन यह पूरी तरीके से सच नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो वह सीक्वेंस डाइवर्जेंट ही हो, यह जरूरी नहीं है। बल्कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो वह डाइवर्जेंट भी हो सकता है और ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस भी हो सकता है। यानी कि इन दो प्रकार के सीक्वेंस हो सकते हैं। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो सीक्वेंस हमारे टोटल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दूसरा होता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस और तीसरा होता है ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। तो यहाँ पर हम चलिए अब समझते हैं ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस के बारे में। इसके कॉन्सेप्ट को हम, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में हम समझ लिए कि जो भी सीक्वेंस ना तो कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है, बस उसी सीक्वेंस को हम कह देंगे ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। तो चलिए इसके डिफिनीशन पर बात कर लेते हैं कि क्या होता है ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अपने नोटबुक में कि ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस, ठीक है, हमारे पास एक सीक्वेंस तो होना जरूरी है, तभी तो हम उसे प्रूव कर सकते हैं कि वह ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। तो ए सीक्वेंस an is said to be ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस
ठीक है, यानी कि हम किसी भी सीक्वेंस को ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कह सकते हैं इफ, कब कह सकते हैं, इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। ठीक है, यानी कि जो भी सीक्वेंस हमारे पास ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो, उसी को ही हम कहेंगे कि वह हमारे पास ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। बहुत ही आसान शब्दों में यही डिफिनीशन भी है और कुछ भी नहीं लिखना है हमें। ना तो वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को ही हम कहेंगे ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। अब एक और चीज समझने की कोशिश करो। हम लोग यह जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो जो भी सीक्वेंस बाउंडेड होते हैं उनमें ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। कहने का मतलब यह है, कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो बाउंडेड सीक्वेंस तो होते हैं लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं होते हैं। हम लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पर बात कर चुके हैं जो कन्वर्जेंट भी है और बाउंडेड भी है, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है कि अगर हर सीक्वेंस बाउंडेड है तो वह कन्वर्जेंट ही हो, यह जरूरी नहीं है, वह ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी पर ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें लेने वाले हैं, इन सभी चीजों पर हम चेक करेंगे। लेकिन चलिए एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इस ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर सीक्वेंस हमारे पास है तो वही सेम प्रोसेस, इसके पास डोमेन और कोडोमेन होगा। जो डोमेन होगा हमारे पास वह नेचुरल नंबर का सेट होगा, जो कोडोमेन है वो हमारे पास रियल नंबर का सेट होगा। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास टर्म्स होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, n एंड सो ऑन, और ये हमारे पास सीक्वेंस है an। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स मिलेंगे, पहले टर्म के लिए अगर हमें a1 मिलता है तो दूसरे टर्म के लिए हमें a2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस होते हैं वो ना तो किसी एक साइड जाते हैं ना ही किसी दूसरे साइड जाते हैं, बल्कि वो किसी दो पॉइंट के बीच, जैसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है a1 और यहाँ पर हमारे पास दूसरा पॉइंट है a2। ठीक है, यह कंपलसरी नहीं है कि वह दो ही पॉइंट के बीच घूमे, लेकिन ऐसा कई बार देखा जाता है कि जो ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस होते हैं वो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि अगर हम पहले पॉइंट का मैपिंग कराते हैं तो वो यहाँ पर जा सकता है, दूसरे पॉइंट यहाँ पर जाएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर जाएगा, चौथा पॉइंट यहाँ पर जाएगा, पांचवा इधर जाएगा, छठा अगला इधर आएगा। यानी कि ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस होते हैं वो किसी दो पॉइंट के बीच ऐसे बार 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 घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के ही सीक्वेंस को हम कहेंगे कि यह ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है, यानी कि दो पॉइंट के बीच बार बार घूमते रहना ही ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस हो जाता है। ऐसा भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इसके और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस के पास लिमिट नहीं है तो वह क्या होगा, या तो डाइवर्जेंट होगा या तो ऑक्सिलेटरी होगा। लेकिन अगर किसी भी सीक्वेंस के पास लिमिट भी इनफाइनाइट पर नहीं जाता तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वह ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। समझ में आई बात, बहुत ही आसान शब्दों में। अब कुछ भी और भी चीजें हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा यहाँ सीक्वेंस है यह दो पॉइंट्स के बीच बार बार ऑक्सिलेट कर रहा है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि यह ऑक्सिलेट कर रहा है। तो कोई भी सीक्वेंस अगर दो पॉइंट के बीच ही ऑक्सिलेट करता है तो उसे हम फाइनाइट ऑक्सिलेटरी कहेंगे या ऑक्सिलेटरी फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। लेकिन अगर यही सीक्वेंस दो पॉइंट के बीच नहीं बल्कि कई पॉइंट्स या इनफाइनाइटली ऑक्सिलेट करता तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहते हैं कि यह ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस है। ठीक है, तो यह किस केस में हो सकता है इस पर चलिए अब हम बात करते हैं। इसे हम पहले इरेज करते हैं, फिर इसके बाद हम समझते हैं कि कब हमारे पास ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस मिल सकता है और कब ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस भी मिल सकता है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं कि ए ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस said to be oscillatory finitely
ऑक्सीलेटरी फाइनाइटली और ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस when कब कह सकते हैं, when it is bounded और अनबाउंडेड। यानी कि कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर कोई भी ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसे हम कहेंगे कि वह ऑक्सीलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस है, ठीक है। और अगर कोई ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो वह जो सीक्वेंस होगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस। बहुत ही आसान शब्दों में बस दो कंडीशन ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी सीक्वेंस ऑक्सीलेटरी है और वह सीक्वेंस साथ ही साथ बाउंडेड भी है तो उसे हम कहेंगे कि वह एक फाइनाइटली ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है। लेकिन अगर वही सीक्वेंस ऑक्सीलेटरी हो और वह अनबाउंडेड भी सीक्वेंस हो तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वह ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसमें बहुत सारे हम एग्जांपल्स पर बात करने वाले हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। तो 1 2 3 गॉन, गायब। तो चलिए ये रहा हमारे सामने एक और एग्जाम्पल, और हम बहुत सारे एग्जाम्पल की सहायता से यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वैसे आने के चांसेस कम ही होते हैं, बहुत छोटे नंबर के क्वेश्चंस में आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम यह कैसे पहचानेंगे कि यह कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ऑक्सीलेटरी होगा, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस अगर आपके सामने दे दिया जाता है तो इसमें सबसे पहले इसके टर्म्स को लिखना सीखिए, और टर्म्स को लिखना कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस के बारे में बताए थे। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर पिछले लेक्चर्स को देखिए, आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए कैसे हम इसमें पहले टर्म्स को लिखते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास दिया गया है सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस में हमें पता है जो n होता है वह नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो यहां पर हम पहले वाले टर्म्स के लिए लिखते हैं, या फिर हम पहले ऐसे लिख देते हैं कि 1 + -1 टू पावर n, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप सब हमारे पिछले लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप लोग लिखना सीख गए होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा 1 + -1 टू पावर 1, यानी कि अगर -1 टू पावर 1 यानी कि -1, और अगर 1 से हम ऐड करेंगे तो यह वैल्यू हमें मिलेगी 0, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास 1 है, -1 टू पावर 2 होगा क्योंकि n ही तो बदलेगा केवल, तो -1 टू पावर 2 यानी कि होगा हमारे पास +1 हो जाएगा, और 1 से अगर 1 को ऐड करेंगे तो हमें दूसरा एलिमेंट मिलेगा 2। तीसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर हो जाएगा 3, यानी कि यहां पर तो -1 टू पावर 3 यानी कि -1, और 1 में अगर हम -1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 0। अगले एलिमेंट यानी कि चौथे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर हो जाएगा -1 टू पावर 4, यानी कि यह हो जाएगा +1, और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2, एंड सो ऑन। ऐसे होगा 0 2 0 2 एंड सो ऑन। आप लोग देख सकते हैं कि यह जो सीक्वेंस है हमारे पास, अगर इसका हम डोमेन और को डोमेन का एक ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो यह नेचुरल नंबर का सेट होगा, यह रियल नंबर का सेट होगा, और हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया है वो है +1 + -1 टू पावर n, ये हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है। और इसमें अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर का, अगर हम पहला एलिमेंट उठाते हैं तो यह हमारा मैप कर रहा है यहाँ पर जो है 0। दूसरा एलिमेंट उठाते हैं तो यह हमारा यहाँ मैप कर रहा है जो कि है 2। तीसरा एलिमेंट जब उठाते हैं तो यह हमारा 0 पर मैप करता है। चौथा एलिमेंट उठाते हैं तो 2 पर एलिमेंट मैप कर रहा है, एंड सो ऑन, ऐसे ही मैप करता चला जाएगा। यानी कि यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा यह सीक्वेंस है वह 0 और 2 के बीच बार बार एक ही 2 ही नंबर पर, 2 ही पॉइंट पर यह बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है।
यानी कि यह कहीं और नहीं जा पा रहा है। बस 2 नंबर ऐसे हैं जिन पर ही यह सीक्वेंस के सारे टर्म हमारे पूरे मिल जा रहे हैं। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को ऐसे ही देखते हुए सीक्वेंस के टर्म्स को हम केवल एक नज़र देखते हुए ही हम बता सकते हैं कि यह जो सीक्वेंस है यह हमारा एक ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है। इट इज अ ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है। अब लेकिन एक चीज और समझो, यह ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है, लेकिन यह भी समझो कि अगर यह जो सीक्वेंस है यह ऑक्सिलेटरी है तो इसमें 2 प्रकार के सीक्वेंस होते हैं, ऑक्सिलेटरी फाइनाइट सीक्वेंस, ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो यहां पर हम समझेंगे कि कौन सा ऑक्सिलेटरी फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस की बात की जाए तो यह सीक्वेंस हम देख सकते हैं कि यह बाउंडेड सीक्वेंस है। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। बाउंडेड सीक्वेंस का हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। तो उसी लेक्चर को आप जब देखेंगे तो यहां पर समझ जाएंगे कि यह बाउंडेड सीक्वेंस है। इसलिए यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इट इज अ ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारे पास एक एग्जाम्पल। चलिए और बहुत सारे एग्जाम्पल पर हम देखते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये रहा हमारे सामने एक और प्रकार का एग्जाम्पल। इसमें हम समझते हैं कि कैसे हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है तो उसे हम ऑक्सिलेटरी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम आप सभी को मैं बता रहा हूं कि कोई भी सीक्वेंस अगर आपके सामने दिया गया है, ठीक है, तो उस सीक्वेंस का पहला काम यह करिएगा कि उसका लिमिट चेक कर लीजिए। उसे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखिए और उसे सॉल्व करिए। अगर हमें कोई वैल्यू मिल जाती है तो हम बता देंगे कि वह जो सीक्वेंस है वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, लेकिन अगर वही वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है, चाहे प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, तो इस सिचुएशन में उसे हम कहेंगे कि वह हमारा सीक्वेंस जो होगा वह डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन अगर हमें चेक करना है कि वह सीक्वेंस ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है तो हमें ना तो लिमिट अप्लाई करना है ना ही किसी और प्रकार का कॉन्सेप्ट देखना है। हमें सिंपली यह करना है कि जो भी हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है उस सीक्वेंस के सभी टर्म्स को लिखने के प्रयास करिए। और सीक्वेंस के सभी टर्म्स को कैसे लिखा जाता है इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास an जो दिया गया है वो है n टू पावर n इंटू -1 टू पावर n। ये हमारे पास दिया गया है। इसके सभी टर्म्स को लिखने का प्रयास करिए। कैसे हम लिख सकते हैं? n की जगह पर हमें सबसे पहले 1 रखना है। तो अगर n की जगह पर 1 रखा और n की जगह पर 1 रखा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1। पहला जो टर्म होगा वो होगा -1। दूसरे टर्म की बात करते हैं, 2 होगा और यहाँ पर -1 टू पावर 2 होगा, यानी कि +1 हो जाएगा और 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं तीसरे एलिमेंट की तरफ। 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3 होगा तो -1 इंटू 3 यानी कि हमें मिल जाएगा -3। आते हैं 4 की तरफ, तो 4 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +1 और यहाँ पर हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ऐसे ही हमें अगला टर्म मिलेगा -5, अगला टर्म मिलेगा 6, -7, 8 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सीक्वेंस के टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह दूसरे प्रकार का सीक्वेंस है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें सबसे पहला टर्म मिलता है -1, दूसरा टर्म हमें मिल रहा है +2, यानी कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वह -1 से लेकर, ठीक है, -1 आया, ये हमारे पास, ये हो गया हमारे पास +2, यानी कि यहाँ से यहाँ सीक्वेंस आया। फिर अगली बार कहाँ जा रहा है? सीक्वेंस 2 से -3 जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आया लेकिन यह फिर से जाकर यहाँ पर आ गया और -3 पर पहुँच गया। -3 से वह सीक्वेंस +4 पर आ रहा है, यानी कि -3 से फिर से शुरू हुआ और यहाँ से हमारे पास +4 पर आ गया। +4 से यह फिर से चला गया -5, यानी कि यह फिर से ऊपर जाएगा और यहाँ पर कहीं होगा -5 एंड फिर से यह 6 पर जा रहा है, यानी कि यह फिर से यहाँ पर आया और 6 पे पहुँच गया। ऐसे ही 6 से जाएगा -7, फिर +8 आएगा, -9, +10 आएगा। ऐसे ही यह 1-2 पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिनके बीच यह बार बार ऊपर नीचे हो रहा है।
ठीक है, यानी कि यह सीक्वेंस हम यह देखकर कहीं नहीं बता सकते कि यह सीक्वेंस या तो कहीं जा रहा है या तो कहीं भी नहीं जा रहा है, लेकिन यह देख सकते हैं कि यह सीक्वेंस किसी दो पॉइंट के बीच बार बार रोटेट कर रहा है या ऑक्सीलेट कर रहा है। तो इसलिए इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कहेंगे इट इज ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। क्या कहेंगे? ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। और यह कैसा प्रकार का ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है? अगर यहां पर ध्यान से देखें तो यह कोई दो फिक्स्ड नंबर के बीच नहीं जा रहा है या आ रहा है, बल्कि यह बार बार दूसरे नंबर पर आ रहा है और जा रहा है। इसलिए इसे हम कहेंगे कि इट इज ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, जो कि हमारे पास होगा इनफाइनाइटली होगा, इनफाइनाइटली। ठीक है, तो यहां से हमने क्या समझा कि अगर आपके सामने कोई भी सीक्वेंस दिया गया है तो आपको बस इतना काम करना है कि उस सीक्वेंस के टर्म्स को लिख देना है। किसी भी सीक्वेंस का जब आप टर्म लिख देंगे तो उसमें आप सभी को बस इतना ख्याल रखना है कि उस टर्म में देखना है कि पहला टर्म और दूसरे टर्म में बार बार क्या रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट होगा तो भी वह सीक्वेंस हमारा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा। अगर कोई भी सीक्वेंस के बार बार टर्म्स रिपीट नहीं होते लेकिन वह प्लस माइनस ही रिपीट करता है, तो इस प्रकार के भी सीक्वेंस को हम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी सीक्वेंस किसी एक ही दिशा में चलता जा रहा है तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि वह कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो हम उसके लिमिट पर चेक करने के बाद ही बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस को अगर आपको चेक करना है तो बस इतना ध्यान में रखो कि सीक्वेंस के टर्म्स को निकालो। अगर आप सीक्वेंस के टर्म्स को निकाल लेते हैं तो आसान हो जाएगा अगला काम। और अगर आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस या डाइवर्जेंट सीक्वेंस देखना है तो टर्म्स निकालो पहले, उसके बाद उसी सीक्वेंस पे हमें लिमिट को अप्लाई कर देना, फिर देखना क्या वैल्यू मिलती है, उसके बाद हम देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट भी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसे ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस आप सभी के सिलेबस में नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाया क्योंकि हो सकता है पूछ भी लिया जाए, क्योंकि कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं की जाती लेकिन पूछ ली जाती हैं, क्योंकि सीक्वेंस के अंतर्गत तो ये टॉपिक आता ही है। ठीक है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया। लेकिन अब जो कल से लेक्चर मिलेंगे वो आपको केवल टॉपिक टू टॉपिक मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है, जैसे मोनोटोनिक सीक्वेंस आएगा, कॉची सीक्वेंस आएगा, सब सीक्वेंस आएगा। ये सभी हमारे टॉपिक्स ही हैं। और लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर, ये सभी टॉपिक्स जो हमारे हैं ये सभी हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही हैं। तो अब इन पर ही हम डायरेक्ट बात करेंगे, हम कुछ भी एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट अब नहीं समझने वाले। ठीक है, यह बात ध्यान में रखिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस पहचानना आ गया है या नहीं आया है। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।